गुड मॉर्निंग दोस्तों। उत्तराखंड सामान्य अध्ययन के परीक्षावाड़ी के इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। परीक्षावाड़ी नामक पुस्तक के माध्यम से हम लोग उत्तराखंड सामान्य ज्ञान या उत्तराखंड जीके को कंप्लीट कर रहे हैं। इस श्रृंखला में हमने अब तक 8 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और पुस्तक में जो वन लाइनर चीज़ें दी गई हैं अभी हम लोग उसको कवर कर रहे हैं। 94 पेज तक इस पुस्तक में 94 पेज नंबर 94 तक वन लाइनर चीज़ें दी गई हैं। तो 94 पेज तक वन लाइनर चीज़ों को हम लोग कंप्लीट करने के बाद आगे की चीज़ें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना यह वीडियो। जितनी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर लिया है उसके आगे के जो पॉइंट्स हैं वो ये है कि राज्य के प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र, राज्य के उत्तराखंड राज्य में जो प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र हैं उसके बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि ये गढ़वाल क्षेत्र, कुमाऊं क्षेत्र एवं जौनसार क्षेत्र, ये सभी क्षेत्र जो हैं उत्तराखंड राज्य के प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बात करें यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के मूर्त धरोहर कौन कौन से हैं। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के मूर्त धरोहर, इस चीज़ को आप महत्वपूर्ण सूची में रखिएगा। ये यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में जो चीज़ें शामिल हैं उत्तराखंड की उनके बारे में बात हो रही है। तो आपसे अगर पूछे कि यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में उत्तराखंड के कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं तो आप कहेंगे फूलों की घाटी। आपसे पूछा जाए कि फूलों की घाटी को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया तो आप बताएंगे 2005 में इसको शामिल किया गया। उसके बाद नंदा देवी रिजर्व को भी शामिल किया गया है इसमें, और ये नंदा देवी रिजर्व को 1988 ईस्वी में शामिल किया गया था। तो 2 ऐसे क्षेत्र हैं जिनको यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ये है फूलों की घाटी जिसको 2005 में शामिल किया गया था। दूसरा है नंदा देवी रिजर्व, इसको 1988 में शामिल किया गया था, इसको याद रखेंगे। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के अमूर्त धरोहर हैं। ध्यान दीजिए ऊपर का जो पॉइंट है, ऊपर के पॉइंट में मूर्त धरोहर की बात हो रही है। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के मूर्त धरोहर की बात हो रही है, तो उसमें फूलों की घाटी आया है और नंदा देवी रिजर्व। अब यहाँ पे अमूर्त धरोहर की बात हो रही है। अमूर्त धरोहर, मूर्त धरोहर और अमूर्त धरोहर का अर्थ ये है कि मूर्त धरोहर ऐसी चीज़ होगा, ऐसा क्षेत्र या कोई चीज़ होगा जिसको हम देख सकते हैं, जैसे फूलों की घाटी हम देख सकते हैं, नंदा देवी रिजर्व हम देख सकते हैं। लेकिन रसमाड़ उत्सव की बात करें तो इसको मतलब हम लोग उत्सव क्या है कि नहीं देख, जैसे कि ऐसा लगता है कि हम लोग हंसी को देख पाते हैं। जब हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसमें एक नाउन आता है ऑब्स्ट्रक्टिव नाउन। ऑब्स्ट्रक्टिव नाउन की परिभाषा ये होता है कि जिन चीज़ों को हम लोग देख नहीं पाते उनके नाम को नाउन कहते हैं। तो उसमें उदाहरण के रूप में आपको लॉफिंग यानी कि हंसना दिखेगा, हंसना मिलेगा वहाँ पे इंग्लिश में। तो आप सोचेंगे कि हम लोग हंसना तो देखते हैं कि कोई व्यक्ति हंस रहा है, तो हंसते हुए व्यक्ति को देखते हैं, हंसना नहीं देख रहे। हम लोग उसका चेहरा देख रहे हैं, उसका दांत देख रहे हैं, उसका मुंह देख रहे हैं। हंसना अमूर्त चीज़ के अंतर्गत आता है, मतलब हम लोग देख नहीं पाते। ऐसा लगता है कि हम लोग देख रहे हैं लेकिन हम लोग वो हंसना नहीं देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं उस व्यक्ति को और उसका चेहरा देख रहे हैं, उसका मुंह देख रहे हैं, उसका दांत देख रहे हैं, लेकिन हंसना नहीं देख पा रहे हैं। तो इसलिए ये ऑब्स्ट्रक्टिव नाउन के अंतर्गत रखा जाता है। इसलिए जैसे अगर रसमाड़ उत्सव की बात करें तो ये भी अमूर्त चीज़ों के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो ये जो रसमाड़ उत्सव है, ये जो त्यौहार है, ये 2009 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको 2009 में शामिल किया गया था। अगर पौड़ी की रामलीला की बात करें तो ये भी विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, इसको 2008 में शामिल किया गया है। और कुंभ मेला को भी, उत्तराखंड में लगने वाला कुंभ मेला को भी 2007 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो कुल मिला के यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल जो क्षेत्र है या जो चीज़ें हैं, अगर कुल मिला के बात करें जो क्षेत्र हैं वो और जो ये सब चीज़ें हैं उनको भी मिला के बात करें तो फूलों की घाटी है, नंदा देवी रिजर्व है और रसमाड़ उत्सव है, पौड़ी की रामलीला है और कुंभ का मेला है।
ये सभी यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल उत्तराखंड की क्या है, मूर्त और अमूर्त धरोहर हैं। तो अगर मूर्त धरोहर की बात करें, अगर अलग अलग पूछ ले आपसे मूर्त धरोहर, तो फूलों की घाटी है और नंदा देवी रिजर्व है। फूलों की घाटी 2005 में शामिल किया गया था, नंदा देवी रिजर्व 1988 में। अगर अमूर्त धरोहर की बात करें जो कि यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है, तो उसमें रसमाड़ उत्सव है जो कि 2009 में शामिल किया गया था। उसके बाद पौड़ी की रामलीला है, पौड़ी में लगाई जाने वाली रामलीला है, इसको 2008 में शामिल किया गया था और कुंभ मेला को भी शामिल किया गया है 2017 में। हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे स्थित है? अगर आपसे पूछा जाए हिमालयन सांस्कृतिक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे कि गढ़ी कैंट देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना दिसंबर 2021 को की गई थी। इसकी विशेषता ये है कि ये राज्य स्तरीय संग्रहालय एवं प्रेक्षागृह है। ये संग्रहालय एक तरह का क्या है, संग्रहालय, ये म्यूजियम है। हिमालय सांस्कृतिक केंद्र एक तरह से एक प्रकार का म्यूजियम है। तो हिमालय सांस्कृतिक केंद्र स्थित कहाँ पे है? ये है देहरादून में गढ़ी कैंट नामक क्षेत्र में। ये क्षेत्र कहाँ पर है? देहरादून में। तो यहाँ पर स्थित है। इसकी स्थापना दिसंबर 2021 में की गई थी। संस्कृति के विकास के लिए की गई 2004 में देहरादून में संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद की स्थापना। तो संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद की स्थापना किस लिए की गई थी? तो संस्कृति के विकास के लिए की गई थी। आपसे पूछे कि साहित्य एवं कला परिषद की स्थापना जो देहरादून में हुआ है वो कब हुआ है, तो आप कहेंगे कि सन 2004 में की गई है। फिर से एक बार अगर आप याद रखें तो देहरादून में संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद की स्थापना कब की गई? 2004 में की गई थी। किस लिए की गई थी? तो संस्कृति के विकास के लिए की गई थी। आगे बढ़ें। संस्कृत भाषा के विकास हेतु संस्कृत संस्थानम की स्थापना की गई है। कहाँ पे? हरिद्वार में। अगर आपसे पूछे कि संस्कृत भाषा के विकास के लिए हरिद्वार में किस संस्थान की स्थापना की गई है, तो आप कहेंगे संस्कृत संस्थानम की। तो संस्कृत भाषा के विकास हेतु हरिद्वार में एक संस्थान की स्थापना की गई है, एक संस्था की स्थापना की गई है, उसका नाम है संस्कृत संस्थानम। या आपसे पूछे कि संस्कृत संस्थानम किस लिए स्थापना किस लिए की गई थी, आप कहेंगे संस्कृत भाषा के विकास के लिए। यदि आपसे पूछे कि संस्कृत भाषा के विकास हेतु संस्कृत संस्थानम की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो आप कहेंगे हरिद्वार में। आगे देखिए तो नाट्य कला के विकास हेतु रंग मंडल की स्थापना की गई है। कहाँ पर? देहरादून और अल्मोड़ा में की गई थी। ये वर्ष सन 2000 में की गई है। तो नाट्य कला के विकास हेतु रंग मंडल की स्थापना की गई है। तो आपसे पूछे रंग मंडल की स्थापना किस लिए की गई है या रंग मंडल की स्थापना किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे नाट्य कला के विकास से संबंधित है, या तो फिर नाट्य कला के विकास के लिए रंग मंडल की स्थापना की गई है। दूसरी बात, अगर आपसे पूछे रंगमंडल की स्थापना कहाँ कहाँ पर की गई है, तो आप कहेंगे देहरादून और अल्मोड़ा में। देहरादून और अल्मोड़ा में रंगमंडल की स्थापना की गई है। यदि आपसे पूछे कि रंगमंडल की स्थापना कब की गई थी, तो आप कहेंगे वर्ष सन 2000 में किया गया था रंगमंडल की स्थापना। रंगमंडल की स्थापना कब की गई है? सन 2000 ईस्वी में रंगमंडल की स्थापना की गई है। नाट्य एवं संगीत अकादमी की स्थापना 19 अक्टूबर सन 2002 को की गई है। कहाँ पे? फलसीमा अल्मोड़ा ज़िले में नाट्य एवं संगीत अकादमी की स्थापना की गई है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि नाट्य एवं संगीत अकादमी की स्थापना कब की गई है, तो आप कहेंगे 19 अक्टूबर 2002 को नाट्य एवं संगीत अकादमी की स्थापना की गई है। यदि आपसे पूछे कि नाट्य एवं संगीत अकादमी की स्थापना 19 अक्टूबर 2002 को कहाँ की गई है, तो आप कहेंगे फलसीमा, या किस ज़िले में की गई है, तो आप बोलेंगे अल्मोड़ा ज़िले में। स्थान पूछे तो फलसीमा स्थान होगा, और ये फलसीमा स्थान स्थित कहाँ है? ये है अल्मोड़ा में। तो जिला क्या है? अल्मोड़ा, और गाँव क्या है? जो स्थान है वो स्थान है फलसीमा। तो नाट्य एवं संगीत अकादमी की स्थापना 19 अक्टूबर 2002 को की गई थी फलसीमा अल्मोड़ा ज़िले में। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना की गई है अल्मोड़ा में ही सन 2003 में।
एक वर्ष बाद ही जब नाट्य एवं संगीत अकादमी की स्थापना की गई, उसी के एक वर्ष बाद उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना की गई, वहीं पे अल्मोड़ा में। मतलब स्थान फलसीमा ही नहीं है, स्थान अलग है लेकिन जिला वही है, अल्मोड़ा। 2003 में किया गया था। तो उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना कहाँ पर की गई है, आपसे पूछे तो आप कहेंगे अल्मोड़ा में। यदि आपसे पूछे कि उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी, तो आप बोलेंगे 2003 में। यदि आपसे पूछे नाट्य एवं संगीत अकादमी की स्थापना कब की गई, तो आप बोलेंगे 2002 में। भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान के 3 महाविद्यालय हैं। भातखंडे कहाँ पे? भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान के 3 महाविद्यालय कहाँ कहाँ पर है? एक तो है देहरादून में, एक तो अल्मोड़ा में, एक है पौड़ी में। तो आपसे कूट जैसा सवाल या फिर ऐसे पूछ सकता है कि भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान के महाविद्यालय कहाँ नहीं है, तो देहरादून, अल्मोड़ा, पौड़ी और नैनीताल। तो आप कहेंगे नैनीताल में नहीं है, देहरादून में है, अल्मोड़ा में है और पौड़ी में। तो एक बार फिर से, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान के 3 महाविद्यालय कहाँ कहाँ पर हैं? देहरादून में है, अल्मोड़ा में है और पौड़ी में है। मोहन उत्प्रेती द्वारा 1968 में पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना की गई है। कहाँ पर? दिल्ली में। दिल्ली में पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना की गई है। किसके द्वारा? मोहन उत्प्रेती के द्वारा। यदि आपसे पूछे पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो आप बोलना मोहन उत्प्रेती के द्वारा। और ये स्थापना कब की गई है, तो आपको बोलना है 1968 में की गई है। लोक कला संस्थान की स्थापना की गई है, आपसे अगर पूछे तो आप कहेंगे अल्मोड़ा में की गई है। लोक कला संस्थान की स्थापना अल्मोड़ा में। लोक कला संस्थान की स्थापना याद रखिए अल्मोड़ा में स्थित है। अब बात होगी चित्रकला के बारे में। अब आपको जितने पॉइंट्स मिलेंगे चित्रकला से संबंधित होंगे, जिनका संदर्भ चित्रकला से होगा। राज्य में चित्रकला के सबसे प्राचीनतम नमूने मिले हैं, या शैल चित्र। राज्य में चित्रकला के सबसे प्राचीनतम नमूने मिले हैं, वो शैल चित्र के रूप में मिले हैं। तो वो कहाँ कहाँ पर मिले हैं? वो लाखू में मिला है, ग्वारख्या में मिला है, किमनी गांव में मिला है, लवेथाप में मिला है, हुडली में मिला है, पेटसाल में मिला है, फलसीमा में मिला है। और उसके बाद बात करें तो अन्य जो प्रागैतिहासिक गुफाएं हैं, उनमें भी इस प्रकार के प्राचीनतम शैल चित्र के नमूने मिले हैं। तो आपसे पूछ ले अगर कि राज्य में चित्रकला के सबसे प्राचीनतम नमूने कहाँ से मिले हैं, तो यदि आपके ऑप्शन में इन सभी में से कुछ भी मिले, तो आप समझ जाइएगा कि इन सब क्षेत्रों से क्या मिला है। उत्तराखंड राज्य में सबसे प्राचीन शैल चित्र के नमूने मिले हैं। ये क्षेत्र कौन कौन से हैं? लाखू है, ग्वारख्या है, किमनी गांव है, लवेथाप है, हुडली है, पेटसाल है, फलसीमा। इसके अलावा अन्य जो प्रागैतिहासिक गुफाएं हैं वो भी शामिल हैं इसके अंतर्गत। बात करें 16वीं से 19वीं सदी तक राज्य में चित्रकला के किस शैली का प्रचलन रहा है, ये महत्वपूर्ण चीज़ हो सकता है। तो गढ़वाल शैली का प्रचलन रहा है। आपसे पूछे कि राज्य में 16वीं से 19वीं सदी तक चित्रकला के किस शैली का प्रचलन रहा है, तो आपको बताना है गढ़वाल शैली का प्रचलन रहा है 16वीं से 19वीं शताब्दी के बीच। गढ़वाल चित्रकला शैली है पहाड़ी शैली की एक शाखा। गढ़वाल चित्रकला शैली पहाड़ी शैली की एक शाखा है। गढ़वाल शैली का विकास हुआ है कहाँ पर? तो किसके द्वारा? तो गढ़वाल के शाह नरेशों के संरक्षण में। तो गढ़वाल शैली का विकास किसके संरक्षण में हुआ है, आपसे पूछे तो आप कहेंगे कि गढ़वाल के शाह नरेशों के संरक्षण में गढ़वाल शैली का विकास हुआ है। ठीक, एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि गढ़वाल शैली का विकास किसके संरक्षण में हुआ है, तो आपको बताना है गढ़वाल के शाह नरेशों के संरक्षण में हुआ है। किनके? शाह नरेश, जो शाह राजा थे, उन राजाओं के संरक्षण में गढ़वाल शैली का विकास हुआ है। आगे बात करें तो मोलाराम के पूर्वज
मोला राम के पूर्वज जिनको हरदास के नाम से जानते हैं, तो मोला राम के पूर्वज किसके दरबारी चित्रकार थे और गढ़वाल में उन्हें कौन लाया था। दो प्रश्न हैं। मोला राम के पूर्वज कौन हैं, तो आप हरदास कह सकते हैं, कोष्टक में उनका नाम दिया गया है। तो मोला राम के पूर्वज कौन है, हरदास हैं। अगला पॉइंट पूछ रहा है कि किसके दरबारी चित्रकार थे ये किसके दरबारी चित्रकार थे और गढ़वाल में उन्हें कौन लाया था, ये बताना है। तो ये मुगलों के दरबारी चित्रकार थे। ये जो मोला राम है, मोला राम के पूर्वज हरदास मुगलों के दरबारी चित्रकार थे। उसके बाद पूछ रहा है कि इनको लाया कौन था, तो सुलेमान सिकोह ने इनको यहाँ पर लाया था। तो आपसे पूछे कि मोला राम के पूर्वज हरदास को मुगलों के दरबार में लाया कौन था, तो आपको बताना है सुलेमान सिकोह ने इनको मुगलों के दरबार में लाया था। इसके अलावा यदि आपसे ये पूछे कि मोला राम के पूर्वज हरदास किसके दरबारी चित्रकार थे, तो आपको बताना है मुगलों के दरबारी चित्रकार थे। तो मोला राम के पूर्वज हरदास जी मुगलों के दरबारी चित्रकार थे। इनको यहाँ पे लाने वाला जो व्यक्ति था उनका नाम है सुलेमान सिकोह। गढ़वाल शैली का सबसे प्रमुख चित्रकार था। गढ़वाल शैली का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन था, मोला राम तोमर। ये मोला राम की ही बात हो रही है। इसके पूर्वज की बात करें तो हरदास नाम था। मोला राम तोमर के पूर्वज कौन थे, हरदास। तो हरदास के आगे की पीढ़ी जो है वो मोला राम है, मोला राम तोमर हैं। तो गढ़वाल शैली का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन था, ये मोला राम तोमर हैं, मोला राम तोमर हैं। तो आपसे पूछे कि गढ़वाल शैली का सबसे प्रमुख चित्रकार, ये महत्वपूर्ण चीज़ हो सकता है कि गढ़वाल शैली का सबसे प्रमुख चित्रकार मोलाराम तोमर था। इसको एक दो बार और पढ़ लीजिए कि गढ़वाल शैली का सबसे प्रमुख चित्रकार मोलाराम तोमर था। गढ़वाल शैली का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन था, मोलाराम तोमर था। इनका जो कार्यकाल है, इनका कार्यकाल 1743 से लेकर 1833 तक है। बात करें मोलाराम की चित्रशाला, मोलाराम की चित्रशाला स्थित थी। मोलाराम की चित्रशाला स्थित कहाँ थी, श्रीनगर में। तो मोलाराम जो थे, मोलाराम की चित्रशाला कहाँ पर स्थित थी, वो श्रीनगर में थी। एक चित्रकार के साथ कवि, लेखक, दार्शनिक और चिंतक कौन था, मोलाराम। मोलाराम के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये न कि सिर्फ चित्रकार ही थे बल्कि कवि भी थे, लेखक भी थे, इसके अलावा ये दार्शनिक भी थे और चिंतक भी थे। तो ये जो मोलाराम नाम के व्यक्ति हैं, ये सिर्फ और सिर्फ चित्रकार ही नहीं थे बल्कि कवि भी थे, लेखक भी थे, दार्शनिक और चिंतक, ये सभी क्षेत्रों में ये निपुण थे। गढ़वाल के वंश काव्य गढ़ गीता संग्राम, मंथन सागर आदि रचनाएं किनकी हैं, तो मोलाराम की ही हैं। तो गढ़राज वंश काव्य, गढ़वाल नहीं गढ़राज वंश काव्य अगर आपसे पूछा जाए किसकी रचना है, तो आप कहेंगे मोलाराम की। गढ़ गीता संग्राम किसकी रचना है, तो आप कहेंगे मोलाराम की। मंथन सागर किसकी रचना है, तो आप कहेंगे मोलाराम की। तो ये 3 रचनाएं प्रमुख हैं जिनको आप याद रख सकते हैं, याद रखना पड़ेगा क्योंकि महत्वपूर्ण हो सकता है, परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। गढ़राज वंश काव्य की रचना मोलाराम द्वारा की गई। गढ़गीता संग्राम की रचना भी मोलाराम द्वारा की गई। मंथन सागर की रचना भी मोलाराम द्वारा की गई थी। अगर आपसे पूछे गढ़गीता संग्राम किस प्रकार की रचना है, तो आप कहेंगे ये एक प्रकार का नाटक है। तो याद रखिए, मंथन सागर हो, चाहे गढ़गीता संग्राम हो या गढ़राज वंश काव्य हो, ये सभी के रचयिता मोलाराम जी हैं। चंद्रमुखी, मयंकमुखी, उत्कठिता गायिका, चंद्रमुखी, मयंकमुखी, उत्कठिता गायिका, जयदेव वजीर, दंपति, राधा कृष्ण मिलन, विप्रलंभा गायिका, विप्रलंभा नायिका, गायिका नहीं नायिका, सितार प्रिया, हिंडोला, मस्तानी। इसके अलावा वासक सटिया नायिका आदि चित्र
किसके हैं? ये मौलाराम के ही हैं। आपसे पूछे कि मौलाराम के चित्रों में प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं, तो आपको बताना है चंद्रमुखी, मयंकमुखी, उत्कठिता नायिका, जयदेव वजीर, दंपति, राधा कृष्ण मिलन, विप्रलंभा नायिका, सितार प्रिया, हिंडोला मस्तानी, वासक सटिया नायिका आदि। ये सभी जो चित्र हैं ये मौलाराम के चित्र द्वारा बनाए गए चित्र हैं। मौलाराम के बाद प्रसिद्ध चित्रकार कौन हुए? चैतू और माड़कू। अब आपसे पूछ ले कि चैतू या फिर माड़कू किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो आप कहेंगे कि चित्रकारी से संबंधित ये व्यक्ति। तो चैतू और माड़कू किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये दोनों मौलाराम के ये चित्रकार प्रमुख ये प्रसिद्ध चित्रकार थे। किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये चित्रकारी से संबंधित थे। इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं कि फला व्यक्ति जो हैं वो किस फील्ड से रिलेटेड हैं या किस फील्ड से संबंधित हैं, तो आपको बताना पड़ता है कि किस फील्ड से संबंधित हैं। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि चैतू किस फील्ड से संबंधित हैं, किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो ये चित्रकारी से संबंधित हैं। माड़कू किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये भी चित्रकारी से संबंधित हैं। ये मौलाराम के बाद प्रसिद्ध चित्रकार हैं। अगर कृष्ण लीलाओं के चित्रण के विशेषज्ञ थे, अगर आपसे पूछा जाए तो चैतू किस चित्र के विशेषज्ञ थे, तो कृष्ण लीलाओं के चित्रण के विशेषज्ञ थे। तो आपसे पूछे कि कृष्ण लीलाओं के चित्रण के विशेषज्ञ कौन थे, तो आपको बताना है चैतू। आगे क्या है कि काला भवन वाराणसी में संरक्षित 13 चित्रों की चित्रमाला रुक्मिणी हरण है। ये कौन किसकी है? चैतू की। तो अगर कला भवन वाराणसी में संरक्षित 13 चित्रों की जो चित्रमाला, इसको रुक्मिणी हरण के नाम से जाना जाता है, ये किसकी चित्रकला है? तो ये चैतू की चित्रकला है। कहाँ पे रखी गई है? वाराणसी में। रुक्मिणी हरण जो चित्रकला है ये कहाँ पर रखी गई है? ये रखी गई है कला भवन वाराणसी में। ये 13 चित्रों की चित्रमाला है, 13 चित्रों की चित्रमाला है जो कि चैतू द्वारा बनाई गई थी। जयदेव के अगर बात करें, जयदेव के गीत गोविंदम का चित्रण 1730 में किया गया था, तो माड़कू ने ये किया था। जयदेव के गीत गोविंदम का चित्रण 1730 में किसने किया था? माड़कू ने किया था। आपसे पूछे जयदेव के गीत गोविंदम का चित्रण 1730 में किया गया था, तो किसने किया था? वो माड़कू ने किया था। आपसे पूछा जाए कि जयदेव के गीत गोविंदम का चित्रण कब किया गया था, तो आपको बताना है 1730 में इसका चित्रण किया गया था। प्रसिद्ध रंगीन चित्र आँख की मिचौली ये किसकी है? माड़कू द्वारा बनाई गई है। तो प्रसिद्ध रंगीन चित्र आँख की मिचौली की बात करें तो माड़कू द्वारा बनाई गई है। मौलाराम के चित्रों को सर्वप्रथम दुनिया के सामने रखा गया बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। किसने रखा था? मौलाराम के जो चित्र हैं, मौलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने सबसे पहले किसने रखा था? तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने दुनिया के सामने सबसे पहले उनके चित्रों को रखा था। तो आपसे ये पूछ सकता है कि मौलाराम के चित्रों को सर्वप्रथम दुनिया के सामने किसने रखा था, तो आपको साफ साफ बताना है कि बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने इनके चित्रों को दुनिया के सामने रखा था। गढ़वाल पेंटिंग्स सम नोट्स ऑन मेलाराम, गढ़वाल पेंटिंग्स सम नोट्स ऑन मेलाराम तथा गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, ये पुस्तकें किसकी हैं? बैरिस्टर मुकुंदी लाल की पुस्तकें हैं। तो इनके बारे में, किनके बारे में? मौलाराम के बारे में भी कुछ चीज़ें लिखी हैं बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। तो सम नोट्स ऑन मौलाराम नामक पुस्तक है। तो अगर बात करें गढ़वाल पेंटिंग्स, किसकी? गढ़वाल पेंटिंग्स, ये क्या है? तो आप सोचेंगे कि ये एक पेंटिंग्स है, लेकिन नहीं, ये एक पुस्तक है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल द्वारा लिखी गई है। तो गढ़वाल पेंटिंग्स क्या है? गढ़वाल पेंटिंग्स एक पेंटिंग नहीं है। ऐसा लगेगा, अगर ऑप्शन में रहेगा तो ऐसा लगेगा कि ये एक पेंटिंग है, लेकिन आपको याद रखना है गढ़वाल पेंटिंग्स एक प्रकार की पुस्तक है, एक पुस्तक है जिसको लिखा था बैरिस्टर मुकुंदी लाल।
तो गढ़वाल पेंटिंग की बात करें, सम नोट्स ऑन मोलाराम की बात करें, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की बात करें, तो ये सभी पुस्तकों के लेखक बैरिस्टर मुकुंदी लाल हैं, जिन्होंने मोलाराम के जो मोलाराम है, मोलाराम के चित्रकलाओं को दुनिया के सामने रखा था। बात करें गढ़वाल चित्र शैली एक सर्वेक्षण पुस्तक है। गढ़वाल चित्र शैली एक सर्वेक्षण पुस्तक है किसकी? डॉक्टर कठौच की। तो डॉक्टर कठौच की गढ़वाल चित्र शैली एक पुस्तक है। तो गढ़वाल चित्र शैली किसकी पुस्तक है? तो आपको बताना है डॉक्टर कठौच की गढ़वाल चित्र शैली नामक पुस्तक है। ये कैसी पुस्तक है? एक सर्वेक्षण पुस्तक है। बात करें पहाड़ी चित्रकला पुस्तक जो है, पहाड़ी चित्रकला पुस्तक जो है ये किसने लिखा था? तो किशोरी लाल वैद्य जी ने लिखा था। तो गढ़वाल पुस्तक किसकी रचना है? ये पहाड़ी चित्रकला पुस्तक किसकी है? तो किशोरी लाल वैद्य की ये पहाड़ी चित्रकला पुस्तक है। आगे बात करें तो अगला पॉइंट है कि ऐपड़ ज्योति मातृका प्रकेड़ पौ थापा, ये उसके बाद नात वसुधारा सेली स्यो खोड़िया के बाद जो है खोड़िया के बाद है मुआली आदि। ये उदाहरण किसके हैं? तो लोक चित्रकला के ये सब उदाहरण हैं। किसकी बात हो रही है? ऐपड़ है, ज्योति मातृका है, प्रकेड़ पौ थापा नात वसुधारा सेली स्यो खोड़िया मुआली आदि, ये सभी लोक चित्रकला के क्या हैं? उदाहरण हैं। अब बात होगी शिल्पकला की। शिल्पकला की बात करें तो राज्य में काष्ठ शिल्प में किस जनजाति के लोग विशेष तौर पर लगे हुए हैं? उत्तराखंड राज्य में काष्ठ शिल्प में किस जनजाति के लोग विशेष तौर पर लगे हुए हैं? तो वो जनजाति है राजी जनजाति के लोग काष्ठ शिल्प कला में विशेष रूप से लगे हुए हैं। रिंगाल एक प्रकार का नरकट है। रिंगाल क्या है? एक प्रकार का नरकट है। तो रिंगाल किन जिलों का एक प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग है? रिंगाल जो है किन जिलों का एक प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग है? तो ये जिले जो हैं चमोली है, अल्मोड़ा है और पिथौरागढ़। तो आपसे पूछे कि रिंगाल किन किन जिलों का एक प्रमुख हस्तशिल्प है, तो आप बताएंगे चमोली का, आप बताएंगे अल्मोड़ा का और आप बताएंगे पिथौरागढ़ का। आगे बात करें तो रिंगाल जो है, रिंगाल व बांस से डाले कड़ी चटाई सूप मोस्टा टोकरी आदि सामग्री बनाते हैं कौन? रूढ़ी लोग। उत्तराखंड में ये सभी सामग्री रूढ़ी लोगों द्वारा बनाए जाते हैं। तो कौन कौन से सामग्री रूढ़ी लोगों द्वारा बनाए जाते हैं? तो रिंगाल व बांस से डाले कड़ी चटाई सूप मोस्टा टोकरी आदि सामग्री इनके द्वारा बनाया जाता है। भांग के पौधे के रेशे से बनाए जाते हैं। जो भांग के पौधे होते हैं उनके रेशे से क्या बनाए जाते हैं वहाँ पे? तो कुल्थे बनाए जाते हैं, कंबल बनाए जाते हैं, दरी रस्सियाँ आदि वहाँ पे बनाई जाती है भांग के पौधे के रेशे से। कालीन उद्योग के लिए पिथौरागढ़ के प्रसिद्ध स्थल कौन से हैं? तो धारचूला एवं मुनस्यारी। पिथौरागढ़ में 2 स्थल है, धारचूला और मुनस्यारी। तो ये कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तराखंड में कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध पिथौरागढ़ में 2 क्षेत्र हैं, धारचूला एवं मुनस्यारी। धारचूला और मुनस्यारी याद रखिए। अगला पॉइंट कहता है कि राज्य में रंग बिरंगी मिट्टी की मूर्तियों को क्या कहा जाता है? तो डिकोर या डिकरा कहा जाता है। तो आपसे पूछे कि डिकरा क्या है, तो आप बताएंगे कि उत्तराखंड राज्य में रंग बिरंगी मिट्टी की मूर्तियों को डिकरा कहा जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, चांसेस हैं इस प्रकार के प्रश्न पूछने के कि डिकोर या डिकरा, या फिर डिकरा सिर्फ लिखे और पूछ ले कि डिकरा किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे रंग बिरंगी मिट्टियों से, रंग बिरंगी मिट्टी की मूर्तियों से संबंधित है डिकरा या डिकोर। तो आपसे पूछिए कि राज्य में रंग बिरंगी मिट्टी की मूर्तियों को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे डिकारे या डिकरा, सॉरी डिकोर नहीं डिकारे या डिकरा कहा जाता है। तांबे पीतल एल्यूमिनियम
आदि के बर्तन कहाँ बनाए जाते हैं, किसके द्वारा, टमटा लोग द्वारा। टमटा लोग द्वारा आपसे पूछे कि तांबे, पीतल, एल्युमिनियम आदि के बर्तन किनके द्वारा बनाए जाते हैं, तो आप कहेंगे उत्तराखंड में टमटा लोगों के द्वारा ये सब बर्तन बनाए जाते हैं। राज्य में चर्म कार्य करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, बाडई या सार्की। अगर आपसे पूछे कि उत्तराखंड राज्य में चर्म कार्य करने वाले, जो चमड़े से जो चीज़ बनाई जाती हैं, चमड़े से कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे बेल्ट वगैरह चमड़े से भी बनता है, तो इन चीज़ों का निर्माण करने वाले, कभी कभी जूता भी चमड़े से बनता है और ढोलक वगैरह भी चमड़े से बनता है, तो ये सब कार्य करने वाले, इसका मतलब जितने भी चीज़ें चमड़े से बनाई जाती है, तो चमड़े का कार्य करने वाले लोगों को उत्तराखंड में बाडई या सार्की कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सार्की या बाडई, क्या कहा जाता है, बाडई या सार्की। तो आपसे अगर पूछ ले कि बाडई या फिर सार्की, या ये पूछ ले यदि कि बाडई किससे संबंधित है, बाडई लोग किससे संबंधित हैं, तो चमड़े के कार्य में लगे लोगों से संबंधित है बाडई। बाडई लोग चमड़े के कार्य में लगे होते हैं, तो या चमड़े के कार्य में लगे लोगों को बाडई कहा जाता है, या फिर चमड़े के कार्य में लगे लोगों को सार्की भी कहा जाता है। तो किसी भी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं इन पॉइंट्स के जरिए। लोहा घाट, जोहार घाटी, नाचनी, मिलम आदि प्रसिद्ध किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि चर्म उद्योग के लिए उत्तराखंड में कौन कौन से क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो आपको बताना है लोहा घाट प्रसिद्ध है, जोहार घाटी, नाचनी, मिलम, ये सभी क्षेत्र चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं उत्तराखंड में। रेशा एवं कालीन शिल्प के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, पिथौरागढ़ के धारचूला और मुनिस्यारी तथा चमोली के कुछ स्थान किससे संबंधित हैं, ये सेरा एवं कालीन उद्योग से संबंधित हैं। सेरा एवं कालीन शिल्प के लिए प्रसिद्ध कौन कौन से क्षेत्र हैं, पिथौरागढ़ के धारचूला और मुनिस्यारी तथा चमोली के कुछ स्थान सेरा एवं कालीन शिल्प उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रमुख लोकगीत की बात करें तो प्रमुख प्रेम या प्रणय संबंधी लोकगीत, प्रमुख प्रेम या प्रणय संबंधी लोकगीत क्या है, चौफला, झुमैलो, छोपती, छपेली, बाजूबंद, लामड़, छूड़ा आदि किससे संबंधित हैं, प्रमुख प्रेम या प्रणय संबंधी लोकगीत से संबंधित है। तो प्रमुख प्रेम या प्रणय संबंधी लोकगीत से संबंधित कौन कौन सी चीज़ें हैं, चौफला है, झुमैलो, छोपती, छपेली, बाजूबंद, लामड़, छूड़ा आदि चीज़ें इससे संबंधित हैं। प्रमुख प्रेम या प्रणय संबंधी पौराणिक लोक कथाएं, प्रमुख प्रेम या प्रणय संबंधी पौराणिक लोक कथाएं, तो वो संबंधित है कृष्ण से संबंधित प्रेम संबंधी पौराणिक कथाएं मिलती हैं। रुक्मणी हरण, ये एक प्रकार का प्रेम संबंधी पौराणिक कथा है। कृष्ण कोकिला आदि ये क्या है, ये प्रेम संबंधी या प्रेम या प्रणय संबंधित पौराणिक लोक कथाएं हैं। क्या है, एक प्रकार की कथाएं, जैसे कहानियां होती हैं, लोक कहानियां हैं, किससे संबंधित, प्रेम से संबंधित। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रेम मोहब्बत या लव से संबंधित उत्तराखंड में कौन कौन से लोक कथाएं प्रचलित हैं, तो कृष्ण संबंधी कथाएं प्रेम से संबंधित है उत्तराखंड में। रुक्मणी हरण जो है ये भी प्रेम से संबंधित लोक कथा है। कृष्ण कोकिला आदि जो लोक कथाएं हैं उत्तराखंड में, ये प्रेम से संबंधित या प्रणय से संबंधित है। प्रमुख प्रेम या प्रणय संबंधित लौकिक या ऐतिहासिक लोक कथाएं क्या हैं, ऐतिहासिक लोक कथाएं की बात करें तो इसमें है राजूला मालूशाही, क्या है, राजूला मालूशाही नाम का लोक कथा जो कि प्रेम या प्रणय से संबंधित है और ये लौकिक या ऐतिहासिक लोक कथा है। इसके बाद जीतू बगड़वाल, क्या है, जीतू बगड़वाल। इसके बाद फ्यूली जसी है, सरू कुमैड़ है, कुसुमा कोलिड़, गंगनाथ, अर्जुन बासुदत्ता आदि ये क्या है, प्रेम प्रणय संबंधी लौकिक या ऐतिहासिक लोक कथाएं हैं। एक प्रकार से आप कहें जैसे कि अगर अपने देश से बाहर की बात करें तो जैसे लैला मजनू है, लैला मजनू क्या है, एक प्रेम लोक कथा है, प्रेम लोक कथा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रेम संबंधी या प्रणय संबंधी लोक कथा है। तो उसी प्रकार से उत्तराखंड में कि प्रेम संबंधी लोक कथाएं कौन कौन सी हैं जो कि ऐतिहासिक या लौकिक कथाएं हों, तो ये सभी हैं।
कौन सी हैं? राजुला, मालूशाही, जीतू बगड़वाल, फ्यूली सही, फ्यूली जसी, सरू कुमार, कुसुमा कोलिड़, गंगनाथ, अर्जुन वासुदत्ता। ये सभी क्या हैं? प्रमुख प्रेम या प्रणय संबंधी लोक कथाएं हैं जो कि ऐतिहासिक हैं। क्या हैं? ऐतिहासिक हैं। ऋतु संबंधित लोकगीत, ऋतु संबंधी मतलब मौसम से संबंधित लोकगीत कौन कौन से हैं? होली है, होली जैसे फागुन में गाया जाता है, होली फागुन ऋतु संबंधी लोकगीत है। ऐसा नहीं है कि होली जो है जो होली है फगुआ, उत्तर प्रदेश में फगुआ कहते हैं, तो होली जो गीत है ऐसा नहीं है कि दीपावली है, चाहे धूप गर्मी है, कोई भी मौसम है, अप्रैल मई जून जुलाई किसी भी मौसम में गाया जाए, ऐसा नहीं है। होली सिर्फ होली के मौसम में गाया जाता है। बासंती, चौमासा, बारहमासा, खुदेड़, फुलदेई, झुमेलो, लाली आदि ये क्या है? ऋतु संबंधित लोकगीत है। एक विशेष प्रकार के ऋतु में ये संगीत गाए जाते हैं या सुने जाते हैं। इस प्रकार के संगीत एक प्रकार के मौसम में, एक प्रकार के विशेष ऋतु में या एक प्रकार के विशेष मौसम में इन गीतों को सुना जाता है या गाया जाता है या बजाया जाता है। ये ऑलराउंडर म्यूज़िक नहीं है कि कभी भी इनको सुना जाए या गाया जाए या बजाया जाए। प्रमुख नृत्य युक्त लोकगीत, प्रमुख नृत्य युक्त लोकगीत की बात करें तो ये तांदी है, चाचर, चौफला, छोपती, थड्या, झोड़ा, झुमेलो आदि क्या हैं? प्रमुख नृत्य युक्त लोकगीत हैं। नृत्य युक्त लोकगीत उत्तराखंड की बात करें तो तांदी, चाचर, चौफला, छोपती, थड्या, झोड़ा, झुमेलो आदि प्रमुख नृत्य युक्त लोकगीत हैं। गढ़वाल क्षेत्र के किस गीत में नारी हृदय की वेदना और उसके रूप सौंदर्य की झलक मिलती है? तो झुमेलो गीत। झुमेलो गीत ऐसा गीत है कि गढ़वाल क्षेत्र के ये गढ़वाल क्षेत्र का प्रमुख गीत है। दूसरी बात, इस गीत में नारी के हृदय की वेदना और उसके रूप सौंदर्य की झलक मिलती है। जो स्त्री है, स्त्री के हृदय की वेदना और उसके रूप सौंदर्य की झलक मिलती है कौन से गीत में? झुमेलो नामक गीत में। बाजूबंद गीत जो है, ये जो बाजूबंद गीत है, बाजूबंद गीत पेड़ों के नीचे गाया जाता है जो कि है एक प्रणय गीत। ये क्या है? एक प्रणय गीत, एक प्रेम गीत है। प्रेम गीत या एक प्रणय गीत है, ये पेड़ों के नीचे गाया जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि बाजूबंद गीत कहाँ पर गाया जाता है, तो पेड़ों के नीचे गाया जाता है बाजूबंद गीत। अगला क्या है? बाजूबंद मुख्य रूप से पाया जाता है रवाई क्षेत्र टिहरी में, रवाई क्षेत्र टिहरी में पाया नहीं जाता, गाया जाता है। तो बाजूबंद मुख्य रूप से गाया जाता है कहाँ पर? रवाई क्षेत्र टिहरी में। तो बाजूबंद जो गीत है, आपसे पूछा जाए कि किस क्षेत्र का प्रमुख गीत है, तो आप बताएंगे टिहरी का। यदि आपसे पूछे टिहरी का प्रमुख गीत कौन सा है, तो आप बताएंगे बाजूबंद। चाहे जिस तरह से पूछे, चाहे उल्टा चाहे सीधा, आपको जवाब देना है। गढ़वाल में कम उम्र की विवाहित लड़कियों द्वारा नैहर की याद में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? खुदेड़ गीत। क्या है? खुदेड़ गीत। तो गढ़वाल क्षेत्र में अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि गढ़वाल क्षेत्र की प्रमुख गीत कौन से है? खुदेड़ गीत। या आपसे उल्टा करके पूछ दिया जा सकता है कि खुदेड़ गीत कहाँ के प्रमुख गीत है, मतलब किस जिले की प्रमुख गीत है, तो आप कहेंगे गढ़वाल, मतलब गढ़वाल क्षेत्र की। किस क्षेत्र की प्रमुख गीत है, कुमाऊं की या गढ़वाल की, तो आप कहेंगे गढ़वाल क्षेत्र की प्रमुख गीत है। इसके अलावा इसको गाता कौन है, तो कम उम्र की विवाहित लड़कियों द्वारा गाया जाता है। कम उम्र की विवाहित लड़कियों द्वारा नैहर की याद में गाया जाने वाला गीत है। तो जैसे कम उम्र की लड़कियां हैं, जैसे बाल विवाह हो गया है, कम उम्र की लड़कियां हैं, उनकी शादी हो गई है, वो अपने ससुराल में हैं, तो अपने नैहर की याद में वो जो गीत गाती हैं उनको खुदेड़ गीत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खुदेड़ गीत। आपसे पूछ सकता है कि कम उम्र की विवाहित लड़कियों द्वारा नैहर की याद में गीत गाया जाने वाला कौन सा गीत है, तो आपको कहना है खुदेड़ गीत। फिर से इसको याद रखिए, ये महत्वपूर्ण हो सकता है कि गढ़वाल क्षेत्र में कम उम्र की विवाहित लड़कियों द्वारा नैहर की याद में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? खुदेड़ गीत। लक्ष्मण गीत कौन सा है? प्रणय गीत। लक्ष्मण गीत एक प्रणय गीत, मतलब लामड़ गीत। क्या है? लामड़ गीत। लामड़ गीत कैसा गीत है? एक प्रणय गीत है। आपसे पूछे लामड़ गीत कौन सा गीत है, तो आप कहेंगे लामड़ गीत एक प्रणय गीत है। कौन सा गीत आवजी और बद्दी जाति के लोग अपने ब्राह्मण या क्षत्रिय
यजमान के घर मांगलिक अवसरों पर जाकर गाते हैं? तो कुलाचार या बिरुदवाली, बिरुदावली, कुलाचार या बिरुदावली। तो कौन सा गीत औजी और बद्दी जाति के लोग? तो कुल मिला के अगर यहाँ तक रोक दें, ये लाइन यहाँ तक रोक दें, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कुलाचार, कुलाचार जो गीत है किन जातियों द्वारा गाया जाता है, तो आप कहेंगे औजी और बद्दी जातियों द्वारा कुला गीत गाया जाता है। या ये भी पूछ ले, जो बिरुदावली है, बिरुदावली किस जाति द्वारा गाया जाता है, तो ये भी औजी और बद्दी जातियों के द्वारा गाई जाती है। यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट्स जो हैं, कहाँ से कहाँ तक का, अगर यहाँ से अंडरलाइन कर दे, यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक, तो यहीं तक जो प्रश्न बन सकते हैं वो ये बन सकते हैं कि जो कुलाचार गीत है किस जाति द्वारा गाया जाता है, तो आप कहेंगे औजी और बद्दी जाति द्वारा। यदि बिरुदावली अगर गीत पूछ ले कि किन के द्वारा गाया जाता है, तो आप भी कहेंगे औजी और बद्दी जाति के द्वारा। या फिर आपसे पूछे कि औजी और बद्दी जाति द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं, तो आप कुलाचार या फिर बिरुदावली बताएंगे। तो अब क्या कह रहा है कि कौन सा गीत औजी और बद्दी जाति के लोग अपने ब्राह्मण या क्षत्रिय यजमान के घर मांगलिक अवसरों पर जाकर गाते हैं? तो ये क्या करते हैं, अपने जो यजमान, जो ब्राह्मण या क्षत्रिय यजमान हैं, उनके घर जाके मांगलिक अवसरों पर ये गीत गाते हैं। कौन सी गीत औजी और बद्दी जाति के लोग चैत में अपने यजमान के यहाँ गाते हैं? अपने यजमान के यहाँ कौन सी चैती पसारा गीत, चैती पसारा गीत अपने यजमान के यहाँ ये जाकर गाते हैं। और ये कौन है, ये बद्दी और औजी, औजी और बद्दी जाति के लोग हैं। कब गाते हैं ये चैत में गाते हैं। तो आपसे पूछे कि चैती जो पसारा गीत है ये कब गाया जाता है, तो चैत में, क्योंकि चैती पसारा गीत शब्द में चैती है, तो शायद ये सवाल ना पूछे, क्योंकि ये सीधी सी बात है, चैती सब लगा ही देंगे। तो कौन से गीत औजी और बद्दी जाति के लोग चैत में अपने यजमान के यहाँ गाते हैं, तो चैती पसारा गीत ये लोग अपने यजमान के यहाँ गाते हैं। अधिक वर्षा तथा प्रिय मिलन की आशा में गाया जाने वाला गीत कौन सा है, तो चौमासा, चौमासा गीत क्या कब गाया जाता है, अधिक वर्षा के समय, अधिक वर्षा के समय। अभी बताया गया कि चौमासा गीत क्या है, एक ऋतु गीत है, मतलब एक ऋतु गीत है, एक ऋतु विशेष में गाया जाता है। तो ये अधिक वर्षा के समय चौमासा गीत आमतौर पर गाया जाता है। कभी कभी प्रिय मिलन की आशा में भी ये गीत गाया जाता है, चौमासा। अब बात करें वृद्ध भेड़ चरवाहों द्वारा, वृद्ध भेड़ चरवाहों द्वारा युवा चरवाहों को सीख देने के लिए गाया जाने वाला गीत चूरा गीत है। तो चूरा गीत क्यों गाया जाता है, तो जो बूढ़े लोग हैं जो भेड़ चराते हैं, बूढ़े लोग जो भेड़ चराते हैं, वो युवाओं को सीख देने के लिए एक गीत गाते हैं, युवाओं को सीख देने के लिए एक गीत गाते हैं, तो वो गीत चूरा गीत है। तो चूरा गीत किस लिए गाया, एक तो पहले बात तो ये हो सकता है कि चूरा गीत कौन गाता है, तो ऐसे लोग गाते हैं जो वृद्ध हो गए हैं और भेड़ चराते हैं, मतलब वृद्ध भेड़ चरवाहे इसको गाते हैं। चूरा गीत कौन गाता है, चूरा गीत गाते हैं वृद्ध भेड़ चरवाहे। गाया किस लिए जाता है, युवा चरवाहों को सीख देने के लिए ये गीत गाया जाता है। तो एक बार फिर से याद रखना कि वृद्ध भेड़ चरवाहों द्वारा चूरा गीत गाया जाता है। जौनसार क्षेत्र के स्त्री पुरुषों द्वारा गोलाकार स्थिति में बैठकर गाया जाने वाला प्रश्नोत्तर गीत एक छोपती गीत है, प्रश्नोत्तर गीत है, मतलब कि प्रश्न पूछा जाएगा, गाने गाने में ही प्रश्न पूछा जाएगा और गाने गाने में ही जवाब दिया जाएगा। तो प्रश्नोत्तर प्रकार का ये गीत है। कहाँ गाया जाता है, जौनसार क्षेत्र में। पहली बात तो ये पूछ सकता है कि छोपती गीत जो है किस क्षेत्र में गाया जाता है, तो जौनसार क्षेत्र में। तो स्त्री पुरुषों द्वारा गोला बनाकर, गोला स्थिति में, मतलब चारों तरफ से ऐसे गोला में ऐसे बैठकर, चारों तरफ से बैठेंगे, गोला बना लेंगे और सब ये क्या करेंगे, गीत गाएंगे। गीत के माध्यम से ही प्रश्न पूछेंगे और गीत के माध्यम से ही उत्तर दिया जाएगा। तो ये स्थिति में बैठकर गाया जाने वाला ये प्रश्नोत्तर गीत है, मतलब प्रश्न उत्तर इसमें पूछा जाता है। ये कौन सा गीत है, ये छोपती गीत है। तो कहाँ पर गाया जाता है, जौनसार क्षेत्र में। स्त्री पुरुषों द्वारा गोला बनाकर गाया जाता है और ये प्रश्नोत्तर प्रकार का गीत है। बात करें देवताओं या पौराणिक व्यक्तियों के आह्वान
या सम्मान में गाई जाने वाली लोक कथाएं कौन है? तो जागर गीत है। जागर गीत किस लिए गाया जाता है? तो देवताओं या फिर पौराणिक व्यक्तियों के आह्वान या सम्मान में गाई जाने वाली लोक कथाएं हैं। तो पौराणिक व्यक्तियों के सम्मान में या उनके आह्वान में गाए जाने वाली लोक कथाएं कौन कौन सी हैं? ये जागर गीत है। जागर गीत एक प्रकार की लोक कथा गीत है। ये किस लिए गाई जाती है? तो देवताओं के सम्मान में या फिर पौराणिक व्यक्तियों के सम्मान में ये गीत गाया जाता है। कुमाऊं क्षेत्र में ठुल लेख, ठुल खेल गीत गाया जाता है। कुमाऊं क्षेत्र में ठुल खेल गीत गाया जाता है। तो एक प्रश्न यहाँ पे भी बन सकता है कि ठुल खेल गीत कहाँ पर गाया जाता है? तो आप कहेंगे कुमाऊं क्षेत्र में गाया जाता है। ठुल खेल गीत कुमाऊं क्षेत्र में गाया जाता है। तो इसका क्या नाम है? ये कब गाया जाता है? तो भाद्र मास में। इसको भादो कहा जाता है कभी कभी। तो भाद्र मास में ये गीत गाया जाता है। न्योली किस प्रकार का गीत है? न्योली जो है वो किस प्रकार का गीत है? तो अनुभूति प्रधान गीत है। जागर गाने वाले जागरिया के साथ नाचने के लिए होता है क्या? डंगरिया होता है। तो जागर गाने वाले जागरिया के साथ नाचने के लिए डंगरिया होता है। कुमाऊं क्षेत्र में कौन सा अनुभूति प्रधान गीत प्रेमी अपने प्रेमिका की याद में मेलों में हुड़के और नगाड़ों की धुन पर नृत्य के साथ गाता है? ये भगनौल गीत है। कौन सा गीत है? भगनौल गीत है। बैर गीत कुमाऊं का किस प्रकार का गीत है? बैर गीत कुमाऊं का, जो बैर गीत है कुमाऊं का, ये किस प्रकार का गीत है? ये तार्किक प्रश्नोत्तर वाला नृत्य गीत है। तार्किक प्रश्नोत्तर वाला एक प्रकार का नृत्य गीत है। ये कौन गीत है? बैर गीत। ये कहाँ गाया जाता है? कुमाऊं में गाया जाता है। तो बैर गीत कुमाऊं का किस प्रकार का गीत है? ये तार्किक प्रश्नोत्तर वाला नृत्य गीत है। कुमाऊं क्षेत्र में खरीफ कृषि के समय खेतों में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? हुड़की बोल गीत। हुड़की बोल गीत। तो आपसे पूछ ले कि हुड़की बोल गीत कब गाया जाता है? तो खरीफ कृषि के समय खेतों में गाया जाता है। या तो फिर आपसे पूछें कि खरीफ कृषि के समय खेतों में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? वो हुड़की बोल गीत है। या हुड़की बोल गीत कहाँ के क्षेत्र में गाया जाता है? तो आप कहेंगे कुमाऊं क्षेत्र में गाया जाता है। या कुमाऊं क्षेत्र में खरीफ कृषि के समय खेतों में गाया जाने वाला कौन सा गीत है? तो हुड़की बोल गीत है। अब प्रमुख लोक नृत्य की बात होगी। प्रमुख लोक नृत्य की प्रमुख प्रणय लोक नृत्य कौन सा है? तो झूमैलो, चांचरी, छोपती, झोड़ा, चौफला आदि उत्तराखंड की प्रमुख प्रणय लोक नृत्य हैं। ये क्या है? डांस है। उत्तराखंड के प्रमुख प्रणय डांस की बात करें तो झुमैलो है, चांचरी है, छोपती, झोड़ा है, चौफला है। ये प्रमुख लोक नृत्य हैं वहाँ के। प्रमुख रणभूत नृत्य की बात करें तो वो है काफू चौहान, माधो सिंह भंडारी, कालू भंडारी, कैतुरा, रण रौत, भानु भोंपला, सुरजू कौल, उसके बाद गढ़सु मरयाल आदि जो हैं प्रमुख रणभूत नृत्य हैं। प्रमुख रणभूत नृत्य हैं ये सब। गढ़वाल क्षेत्र में नवविवाहित लड़कियों का ससुराल से पहली बार मायके आने पर बसंत पंचमी से विखोत तक किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? ये थड़िया नृत्य है। कौन सा है? थड़िया नृत्य। तो गढ़वाल क्षेत्र में गाया जाता है थड़िया नृत्य। तो आपसे पूछ ले कि थड़िया नृत्य किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो गढ़वाल क्षेत्र में गाया जाता है। इसके बाद ये क्या पूछ रहा है कि गढ़वाल क्षेत्र में नवविवाहित लड़कियों का, नवविवाहित जिनका अभी विवाह हुआ है, तो नवविवाहित लड़कियों का ससुराल से पहली बार मायके आने पर, जब नवविवाहित लड़कियां ससुराल से पहली बार मायके आती हैं तो बसंत पंचमी से विखोत तक किया जाने वाला नृत्य जो है वो थड़िया नृत्य है। गढ़वाल क्षेत्र का तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य गीत है कौन सा? सरौन नृत्य। सरौन डांस जो है वो क्या है? तलवार ढाल के साथ किया जाता है। तलवार ढाल के साथ सरौन नृत्य किया जाता है गढ़वाल क्षेत्र में। तो अब
पहला तो ये है कि सरौ नृत्य कहाँ का नृत्य है, तो गढ़वाल क्षेत्र का नृत्य है। उसके साथ अगर आपसे पूछा जाए कि तलवार ढाल के साथ कौन सा नृत्य नाचा जाता है, कौन सा डांस किया जाता है, तलवार ढाल के साथ सरौ नृत्य किया जाता है गढ़वाल क्षेत्र में। तो गढ़वाल क्षेत्र का तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य गीत, तो ये कौन सा सरौ नृत्य है। सरौ नृत्य जैसा भोटिया लोगों में किया जाने वाला नृत्य पौड़ा नृत्य है। यही नृत्य अगर गढ़वाल क्षेत्र में हो रहा है तो उसको सरौ नृत्य कहेंगे, और यदि भोटिया लोगों द्वारा इसी प्रकार का नृत्य किया जाए तो उन्हें पौड़ा नृत्य कहा जाता है। तो पौड़ा नृत्य कौन करते हैं, पौड़ा नृत्य भोटिया लोग करते हैं। यही एक प्रकार का सरौ नृत्य ही है जो भोटिया लोग करते हैं, तो उन्हें पौड़ नृत्य कहा जाएगा। गढ़वाल क्षेत्र में नॉर्मल लोग करेंगे तो उसे सरौ नृत्य कहा जाएगा। सरौ नृत्य जैसा कुमाऊं क्षेत्र का युद्ध नृत्य ये कौन सा है, छोलिया, वही नृत्य है। सरौ नृत्य के जैसा ही होता है, ये तलवार ढाल के साथ ही होता है वो नृत्य। तो सरौ नृत्य जैसा कुमाऊं क्षेत्र का युद्ध नृत्य कौन सा है, वो है छोलिया नृत्य है। उत्तरकाशी के किस मेले में पांडव व रासो नृत्य किया जाता है, तो माघ मेला में किया जाता है। ये माघ मेला उत्तरकाशी के किस मेले में क्या किया जाता है, रासो नृत्य किया जाता है या फिर पांडव नृत्य किया जाता है। तो आपसे पूछे कि उत्तरकाशी के किस मेले में पांडव नृत्य किया जाता है, तो माघ मेला में पांडव नृत्य किया जाता है। उत्तरकाशी के किस मेले में रासो नृत्य किया जाता है, तो माघ मेले। तो माघ मेले में दो प्रकार के नृत्य किए जाते हैं, रासो नृत्य और पांडव नृत्य। पांडव नृत्य किया जाता है और इसके बाद रासो नृत्य भी किया जाता है माघ मेला में। किस क्षेत्र का पांडव नृत्य विशेष प्रसिद्ध है, किस क्षेत्र का पांडव नृत्य विशेष प्रसिद्ध है, तो केदार घाटी में। केदार घाटी क्षेत्र में पांडव नृत्य जो है वो विशेष रूप से प्रसिद्ध है। चाली और भौर से अंत होने वाले मंडाड़ नृत्य को क्या कहा जाता है, तो केदार नृत्य कहा जाता है। चाली और भौर से अंत होने वाले मंडाड़ नृत्य को कहा जाता है केदार नृत्य। जौनसारी समाज में जन्मोत्सव, जब जन्म होता है तब जौनसारी समाज में जन्मोत्सव और विवाह आदि में किया जाता है बुढ़ियात नृत्य। कौन सा डांस किया जाता है, बुढ़ियात डांस किया जाता है यहाँ पे। तो जौनसारी समाज में जन्म के समय या विवाह के समय, कब जन्म के समय और विवाह के समय कौन सा डांस किया जाता है, तो बुढ़ियात डांस यहाँ पे किया जाता है। इस डांस का क्या नाम है, बुढ़ियात। तो बुढ़ियात डांस कब किया जाता है, बुढ़ियात डांस कब किया जाता है, तो जौनसारी समाज में जन्मोत्सव के समय या विवाह आदि के समय में किया जाता है, मतलब खुशी के मौके पे ये डांस किया जाता है, बुढ़ियात डांस। गोरखा राइफल्स के जवानों द्वारा खुखरी हथियार के साथ किया जाता है, ये खुखरी डांस किया जाता है। उसके बाद जौनसारी जनजातियों में रमतुला वाद्य यंत्र के साथ किया जाने वाला डांस कौन सा है, ये हारुल डांस है। तो जौनसारी जनजातियों में रमतुला वाद्य यंत्र के साथ किया जाने वाला डांस कौन सा है, तो हारुल डांस है, जो कि जौनसारी क्षेत्र में जनजातियों में रमतुला वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। पुरुषों द्वारा खंबे के शिखर पर चढ़कर किया जाने वाला डांस कौन सा है, पुरुषों द्वारा खंबे के शिखर पर चढ़कर किया जाने वाला जो डांस है वो लंगवियर डांस है। तो लंगवियर डांस कैसे किया जाता है, तो पुरुषों द्वारा खंबे के शिखर पर चढ़ के किया जाता है। तो आपसे पूछे अगर कि पुरुषों द्वारा खंबे के शिखर पर चढ़कर किया जाने वाला डांस कौन सा डांस है उत्तराखंड में, तो लंगवियर डांस है। चौफला एवं श्रृंगार प्रधान डांस है, जिसमें स्त्रियों को चौफुलों और पुरुषों को चौफुला कहा जाता है। यह डांस कहाँ का किस क्षेत्र का है, गढ़वाल क्षेत्र का। किस क्षेत्र का है, गढ़वाल क्षेत्र का। चौफला एक श्रृंगार प्रधान नृत्य है।
चौफला एक श्रृंगार प्रधान नृत्य है। इसमें क्या है कि श्रृंगार अधिकतर आपको मिलेंगे देखने को, मतलब कि श्रृंगार मतलब सज धज के इस डांस में सजा धजा अधिक जाता है, मेकअप वगैरह ज़्यादा किया जाता है एक तरह से मान लीजिए। तो चौफला एक श्रृंगार प्रधान नृत्य है। श्रृंगार, इसमें आपको श्रृंगार की प्रधानता मिलेगी, श्रृंगार प्रधान नृत्य है। इसमें स्त्रियों को चौफुलों और पुरुषों को चौफुला कहा जाता है। यह नृत्य है गढ़वाल क्षेत्र का। किस क्षेत्र का? गढ़वाल क्षेत्र का। कुल मिला के आपसे पूछा जाए कि चौफुला नृत्य किस क्षेत्र का नृत्य है, तो आप कहेंगे गढ़वाल क्षेत्र का। किस क्षेत्र का? गढ़वाल क्षेत्र का। मध्य गढ़वाल क्षेत्र में कुछ समृद्धि की कामना हेतु किया जाता है पौराणिक नृत्य वगड्वाल। तो पौराणिक नृत्य वगड्वाल, पौराणिक नृत्य वगड्वाल तो किस लिए किया जाता है? मध्य गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ? अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ पे किया जाता है तो आप कहेंगे मध्य गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है। किस लिए किया जाता है? तो सुख समृद्धि की कामना के लिए ये किया जाता है। तो मध्य गढ़वाल क्षेत्र में सुख समृद्धि की कामना के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है? तो पौराणिक नृत्य वगड्वाल किया जाता है। पौराणिक नृत्य वगड्वाल ये नृत्य किया जाता है। किस लिए? समृद्धि की कामना हेतु, सुख समृद्धि की कामना हेतु। किस क्षेत्र में? मध्य गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है। गढ़वाल क्षेत्र में नवविवाहित स्त्रियों द्वारा मायके की स्मृति में किया जाने वाला प्रधान नृत्य झुमैलो है। झुमैलो नृत्य नवविवाहित स्त्रियों द्वारा किया जाता है जो कि अपने मायके की याद में करती हैं। गढ़वाल क्षेत्र में चांदनी रात में किया जाने वाला श्रृंगार नृत्य कौन सा है? तो चांचरे नृत्य है। चांचरे नृत्य क्या है? गढ़वाल क्षेत्र का है और चांदनी रात में किया जाता है। कब किया जाता है? ये नृत्य चांदनी रात में किया जाता है। ये एक प्रकार का श्रृंगार नृत्य है। किस प्रकार का नृत्य है? श्रृंगार नृत्य है। कहाँ पर नाचा जाता है? गढ़वाल क्षेत्र में। कब नाचा जाता है? चांदनी रात में नाचा जाता है। ठीक, तो गढ़वाल क्षेत्र में चांदनी रात में किया जाने वाला श्रृंगार नृत्य कौन सा है? तो चांचरे नृत्य है, जिसके बारे में बताया जा रहा है। कुमाऊं में बसंत के आगमन पर स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है। कुमाऊं में बसंत के आगमन पर स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है झोड़ा नृत्य। झोड़ा नृत्य, झोड़ा नृत्य किस क्षेत्र का नृत्य है? तो कुमाऊं क्षेत्र का नृत्य है। किस मौसम में किया जाता है? तो बसंत ऋतु के आगमन पर किया जाता है, स्त्री पुरुषों द्वारा, दोनों द्वारा किया जाता है। तो झोड़ा नृत्य के बारे में पूछा जाए अगर आपसे, तो झोड़ा नृत्य कहाँ का प्रमुख नृत्य है? तो कुमाऊं क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है। तो झोड़ा नृत्य कब गाया जाता है? तो बसंत के आगमन पर स्त्री पुरुषों द्वारा गाया जाता है। यदि आपसे ये भी पूछ सकता है कि कुमाऊं क्षेत्र में बसंत ऋतु के आगमन पर स्त्री पुरुषों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो आप कहेंगे झोड़ा नृत्य किया जाता है। गढ़वाल क्षेत्र में बालक बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला मनोरंजन नृत्य कौन सा है? तो घूघती नृत्य है। कौन सा? घूघती नृत्य। तो आपसे पूछा जाए कि घूघती नृत्य किस प्रकार का है? तो घूघती नृत्य बालक बालिकाओं द्वारा किया जाने वाले एक मनोरंजक नृत्य है। क्या है? मनोरंजक नृत्य है। ठीक, तो घूघती नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? एक प्रकार का मनोरंजक नृत्य है। किस क्षेत्र में नाचा जाता है? तो गढ़वाल क्षेत्र में नाचा जाता है। बालक बालिकाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है। गढ़वाल क्षेत्र में भैला नृत्य किया जाता है दीपावली पर। तो गढ़वाल क्षेत्र में दीपावली पर आपसे पूछा जाए कौन सा नृत्य किया जाता है? तो आप बताएंगे भैला। तो भैला नृत्य कब किया जाता है? तो भैला नृत्य दीपावली पर किया जाता है। ये चीज़ें जो नृत्य से संबंधित चीज़ें हैं वो महत्वपूर्ण हो सकती हैं, आप इनको याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो गढ़वाल क्षेत्र में भैला नृत्य किया जाता है दीपावली पर। तो अगर आपसे पूछे कि दीपावली पर कौन सा नृत्य किया जाता है गढ़वाल क्षेत्र में, तो आप कहेंगे भैला। या फिर गढ़वाल क्षेत्र में भैला नृत्य कब किया जाता है? तो आप कहेंगे दीपावली पर किया जाता है। नागरजा या नागरजा नरसिंह व पांडव नृत्य आधारित होता है सिद्ध या पौराणिक पुरुषों पर। तो नागरजा, नरसिंह व
पांडव नृत्य आधारित होता है किस पर, सिद्ध या पौराणिक पुरुषों पर आधारित होता है। कुमाऊं क्षेत्र में गीत गायन प्रतियोगिता के रूप में दिन रात किया जाने वाला नृत्य है ये बैर नृत्य है। तो बैर नृत्य क्या किया जाता है, जब शुरू होता है तो दिन रात किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो क्या होता है, एक ठो वो हरे रामा हरे कृष्णा करते हैं, ये 24 घंटा तक हरे रामा हरे कृष्णा करते हैं। जब बैठ जाते हैं तब से लेकर 24 घंटा तक, 24 घंटा बिना बीच में रुके हरे रामा हरे कृष्णा करते हैं। तो उसी प्रकार से ये क्या है, क्या होता है इसमें, कुमाऊं क्षेत्र में गीत गायन प्रतियोगिता के रूप में दिन रात ये किया जाता है। दिन रात तक किया जाने वाला नृत्य है, इसको बैर नृत्य कहते हैं। तो कुल मिला के बैर नृत्य किस क्षेत्र का नृत्य है, कुमाऊं क्षेत्र का नृत्य है। ये गीत गायन प्रतियोगिता के रूप में दिन रात किया जाने वाला एक नृत्य है। कुमाऊं क्षेत्र में मेले में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, भगनौल नृत्य है। भगनौल नृत्य है, कुमाऊं क्षेत्र में किया जाता है। ये मेले में ये डांस किया जाता है। ठीक, अगला पॉइंट है, पिथौरागढ़ में सातों आठों के अवसर पर आयोजित गौरा महोत्सव में कौन सा डांस किया जाता है, खेल डांस किया जाता है। तो आपसे पूछे कि खेल डांस कहाँ पर किया जाता है, तो आप कहेंगे पिथौरागढ़ में। आपसे पूछ ले कि खेल डांस कहाँ किया जाता है, तो आप कहेंगे पिथौरागढ़ में। उसके बाद ये प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पिथौरागढ़ में सातों आठों के अवसर पर आयोजित गौरा महोत्सव में किया जाता है। तो आपसे दोबारा ये पूछ सकता है कि खेल नृत्य किस महोत्सव में किया जाता है, तो गौरा महोत्सव में किया जाता है। या गौरा महोत्सव में कौन सा नृत्य किया जाता है, तो खेल नृत्य किया जाता है। तो किसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि खेल नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है, तो पिथौरागढ़ क्षेत्र में किया जाता है। और किस महोत्सव में किया जाता है, तो गौरा महोत्सव में किया जाता है। या फिर गौरा महोत्सव में कौन सा नृत्य किया जाता है, तो खेल नृत्य किया जाता है। किस क्षेत्र में, पिथौरागढ़ में। तो गौरा महोत्सव ये भी पूछ सकता है कि गौरा महोत्सव किस क्षेत्र में लगता है, तो आप कहेंगे पिथौरागढ़ क्षेत्र में लगता है। तो यहाँ तक। अब अगले वीडियो से हम लोग प्रमुख वाद्य यंत्र पे, उत्तराखंड में प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं उस पर चर्चा होगी। अब हमारा समय पूरा हो चुका है, 1 घंटा 1 मिनट 35 सेकेंड हो चुका है। तो अब हम लोग अलविदा लेते हैं, हम लोग बाय बाय टाटा करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।